और जहाँ कल छोड़े थे ठीक उसी के आगे हम लोग शुरू करेंगे, है ना। तो जो है कल जो हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा सा एक बार जो है गो थ्रू कर लेते हैं। और गो थ्रू जो है कल हम लोगों ने वाइब्रेशन के काफी सारे कॉन्सेप्ट देखे थे और सिलेबस का भी एक बार रिवीजन किए थे, और हमने आपको ये बताया था कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस थर्ड यूनिट दैट इज कॉल्ड हार्मोनिकली एक्साइटेड वाइब्रेशन। कल जो अटेंड नहीं कर पाए होंगे वो आज इस चीज को देख सकते हैं कि हम लोगों ने थर्ड यूनिट का सिलेबस डिस्कस किया था। और सिलेबस ज़्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट यूनिट आपका बहुत बड़ा था, सेकेंड यूनिट छोटा था, लेकिन ये थर्ड यूनिट बहुत ही कंसेप्चुअल है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है या आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब समय है कि हम लोग थोड़ा सा जो कल पढ़े थे उसको देख लें। सबसे पहले एक बार याद दिला दें आपको कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के जो है बारे में पढ़ रहे हैं। और कल हम लोगों ने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखा था। उसके बाद जो है रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस सिस्टम आज हो सकता है देखेंगे। वाइब्रेशन आइसोलेशन भी आज देखेंगे। फोर्स एंड मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी देखेंगे। एब्सोल्यूट सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट आज यदि हो गया तो ठीक है, अदरवाइज कल देखेंगे हम लोग। व्हीरलिंग मोशन भी कल देखेंगे। क्रिटिकल स्पीड भी कल ही देखेंगे। क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट और सेकेंडरी क्रिटिकल स्पीड, ये सारी चीजें अब कल जो हम लोग पढ़े थे हमने आपको बताया था कि दिस इज दी बेसिकली डायनामिक सिस्टम ऑफ दी वाइब्रेशन, ठीक है। और ये सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। जहां पर भी वाइब्रेशन हमारे लिए हार्मफुल होगा वहां पर हम लोग जो है वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए जो है कोई ना कोई व्यवस्था तैयार करेंगे। वहां पर जो है हम लोग वाइब्रेशन रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि हमने फ्री वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट बताया था। फ्री वाइब्रेशन में एक बार फोर्स लगा करके छोड़ देते हैं और फोर्स वाइब्रेशन में आप कंटिन्यूअस अप्लाई करते हैं। henceforth you get here forced frequency and here you get the free frequency that is called natural frequency, ठीक है। अब फोर्स वाइब्रेशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे क्योंकि यही हमारा थर्ड यूनिट है। इसके बारे में कल हमने ये सब डिस्कस किया था कि रेजोनेंस क्या होता है ना। जो है ये डैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन है, अनडैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन यहाँ पर है। जब ये डैम्पर हटा लेंगे तो अनडैम्प्ड हो गया। उसके बाद हमने इक्वेशन डेराइव किया था और ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, कौन सा, ये जो इक्वेशन है आपका ये वाला, ये क्या है आपका बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। फ्री वाइब्रेशन की यदि हम बात करें, इसकी फ्री वाइब्रेशन की यदि बात करें तो फ्री वाइब्रेशन में आपका सिर्फ ये वाला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, है ना। ये एफ ऑफ टी नहीं था। अब चूंकि यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं तो एफ ऑफ टी भी एक आ गया है ना। अब ये एफ ऑफ टी आ गया है, ये जो है आपका क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब ये सेकेंड ऑर्डर, अब ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन तोड़ते थे तो एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता था, एक पर्टिकुलर फंक्शन निकलता था। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम अलग सॉल्व करते थे और पर्टिकुलर फंक्शन को अलग सॉल्व करते थे और दोनों को जोड़ देते थे। ठीक है, वैसे ही कहानी है कि कहीं पे हम जा रहे हैं और हम दो पहलवान मिल गए, दोनों से लड़ना है तो ये गलत है। दो से हम नहीं लड़ सकते हैं ना, तो हम बोलेंगे भाई एक आराम करो, एक से लड़ने दो। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं। जब ये निकल गया ठीक है, अब दूसरी पहलवान भी आ जाओ, मतलब ये पर्टिकुलर फंक्शन भी निकाल लेते हैं। फिर ये इक्वेशन हमने डेराइव किया था कल। अब आई थिंक कि आज इसको डेराइव करने की कहीं भी दूर दूर तक जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आपको याद होगा, नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिएगा, इसको डेराइव कर लीजिएगा, क्योंकि जो है नेक्स्ट वीक में हम इसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। विदाउट न्यूमेरिकल जो है फार्मूला का कॉन्सेप्ट जो है समझ में नहीं आएगा तब तक जब तक कि फार्मूला कैसे डेराइव हुआ, कोई फार्मूला है वो कैसे आया, वो फार्मूला कैसे मिला हमें ना, फार्मूला के जो नोटेशंस हैं है ना, उसका क्या मीनिंग है। क्योंकि
अभी हमने ये नोटेशन लिखा है, हो सकता है कि एग्जाम में कुछ और नोटेशन दे करके आ जाए, तो नोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। और नोटेशन कुछ भी दे दे उसको हम डैम्पिंग कोफिशिएंट समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सब निकाले थे हम, जो है वाइब्रेशन का रेशियो निकाले हैं, ठीक ना। और ये सारे कॉन्सेप्ट कल हमने समझाया था, ठीक ना। जो अटेंड किए होंगे वेल एंड गुड, जो नहीं अटेंड कर पाए हैं, ठीक ना, उनके लिए तो एक जस्ट ये मतलब कि ऊपर ऊपर जा रहा होगा, बट जो है दैट यू कैन गो इन LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और इसका PDF भी हमने अपलोड कर दिया है, ये मैं शेयर भी कर दूंगा, जिनको भी चाहिए, ठीक है ना, वो मेल कर सकते हैं हमें, जो है कि सर हमें नहीं मिला है, मैं शेयर कर दूंगा, इसको आप लोग देख लीजिए। अब आज जो है, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है रोटेटिंग डिस्क। ये रोटेटिंग डिस्क आप देख रहे हैं, रोटेटिंग डिस्क जो है कैसे रोटेट कर सकता है, ये साइकिल की फिनोमेना देख रहे हैं आप। उसी तरह से ये शाफ्ट पे जो है आप देखे होंगे, कई जगह देखे होंगे, अरे कुछ नहीं तो आटा पिसाने तो गए होंगे, आटा चक्की गए होंगे, तो वहां आप देखे होंगे कि ये जो है डिस्क के ऊपर जो है बेल्ट, इस पुली के ऊपर बेल्ट लगा रहता है, फिर दूसरी तरफ उधर बेल्ट लगा रहेगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि दीज आर दी रोटेटिंग डिस्क एग्जांपल्स। अब इसको जो है ध्यान से आप देखेंगे, ये जो आपका शाफ्ट है, somehow this shaft is being misaligned, ठीक ना। अभी मिस अलाइन कैसे हो गया, मिस अलाइंड ऐसा हो गया कि ड्यू टू सेल्फ वेट हो सकता है, फिर डिस्क का वेट है, फिर आप बोलेंगे कि सर डिस्क का वेट तो है, लेकिन ये जब रोटेट करेगा तो और ज्यादा वेट बढ़ जाएगा, ठीक ना। जो कि आप लोग थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर जायरोस्कोपिक कपल में हमने आपको बताया था इसका कॉन्सेप्ट कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जो है आपकी जिम्मेदारी बनती है, इस मिस अलाइनमेंट के चलते जो वाइब्रेशन जनरेट होगा उस वाइब्रेशन को या तो एलिमिनेट करें या रिड्यूस करें, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए कि क्या है, रोटेटिंग मास भी है एंड रेसिप्रोकेटिंग मास भी है। अब जैसे आईसी इंजन में हम बात करें, ठीक ना, आईसी इंजन की यदि बात करें तो आईसी इंजन में सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, ये सारी चीजें देखेंगे तो वहां पे सिलेंडर पिस्टन में आपको क्या मिल जाएगा, रेसिप्रोकेटिंग मास, ठीक है। और वहीं पे जब आप फ्लाईव्हील के ऊपर आएंगे तो रोटेटिंग मास, ठीक है। तो दैट यू हैव टू बैलेंस, ठीक है। तो जस्ट एक टेक्स्ट लिखे हैं, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि रोटेटिंग मशीनरी इज कॉमनली यूज्ड इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स, जिसको मेकाट्रॉनिक्स बोलते हैं, एंड इट इंक्लूड रोटर्स ऑफ मोटर्स, इंजिन्स, मशीनिंग टूल्स, इंडस्ट्रियल टर्बो मशीनरी खास करके टरबाइन वगैरह जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट वगैरह है वहाँ पर जो है ये ज़्यादा देखने मिलता है। And in that case, unbalanced distribution of rotating masses around an axis of rotation, the rotor unbalance arises. This presents a serious engineering problem because of it is a major cause of excessive vibration at higher speed। और यही हायर स्पीड जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे कहाँ पर, क्रिटिकल स्पीड में। क्रिटिकल स्पीड क्या होता है, विरलिंग ऑफ द शाफ्ट, ये सब पढ़ेंगे। And this arising large centrifugal unbalanced force can lead to a damage of bearing, क्योंकि इस डिस्क के यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बियरिंग, या इवन शाफ्ट कहीं पे इंस्टॉल्ड है, शाफ्ट के दोनों साइड जो है यदि रोटेटिंग शाफ्ट है then there will be bearing, so that kind of vibration and even distribution of frequency and all these regions may damage the shaft, and this is the basic reason why solving the unbalance is a basic concern in design and operation of the machinery। हम लोग इतनी मेहनत करके जो मशीन डिजाइन पढ़ते हैं, मशीन डिजाइन का होल सोल कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि हम वाइब्रेशन को कैसे रिड्यूस कर सकें, है ना। वी हैव टू रिड्यूस द
vibration, but vibration cannot be reduced only with the help of mechanical vibration. Mechanical vibration is one concept, machine design is another concept. You have to design the machine, you have to design the component, you have to design the parts in such a way that there will be, or you can say there should be minimum vibration. Its design should be 100% safe. There should not be any kind of failure. You will have a study in theory of failure, 5 kinds of failure. उन पांचों में से कोई फेल्यूर नहीं होनी चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है थोड़ा सा देखें कि वाइब्रेशन रिड्यूस करना है, तो वाइब्रेशन रिड्यूस कैसे करते हैं, ठीक ना। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट बाय व्हिच वी कैन रिड्यूस द वाइब्रेशन। कैसे रिड्यूस करेंगे, तो दिस इज द इनपुट फोर्स। अब इनपुट फोर्स आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि बाइक चला रहे हैं, तो आप जो है बॉडी हो गए, आप मास हो गए, और जो शॉक एब्जॉर्बर जो लगा हुआ है दैट इज द स्प्रिंग एंड डैम्पर। तो एक तो ये है कि मशीन जो भी वाइब्रेट कर रहा है इसको अच्छे से फाउंडेशन करें, ताकि ये जो फोर्स है दैट मस्ट बी ट्रांसमिटेड टू दी ग्राउंड। जब ग्राउंड में ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है ना, तो जो है इसकी वाइब्रेशन काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, न के बराबर, नहीं के बराबर वाइब्रेशन होगा। तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि अच्छे से फाउंडेशन तैयार करके नट बोल्ट से, और फोर्स को आप ट्रांसमिट कर लीजिए। ये ट्रांसमिट कितना आप कर सकते हैं, कितना ट्रांसमिशन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स। और ये ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स हम लोग पढ़ेंगे सेपरेट टॉपिक में, ठीक है ना, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। फिर आप यहाँ पर आइसोलेटर स्प्रिंग लगा सकते हैं, ठीक है ना, आइसोलेटर स्प्रिंग लगा सकते हैं। ये स्प्रिंग के आप अंदर एक सिलेंडर अरेंजमेंट डाल सकते हैं। इनर्शिया ब्लॉक जो है, कोई आप एक ब्लॉक जो है खास करके वुडन ब्लॉक इसके अंदर डाल सकते हैं। वुडन ब्लॉक इज आल्सो एक्ट एज एन आइसोलेटर। सिस्मिक मास आप जो है डाल सकते हैं, बिल्डिंग के नीचे डालते हैं जनरली, जो अर्थक्वेक इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें सिस्मिक मास डालते हैं, सच दैट इट विल एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन, ठीक है ना। और ये वाइब्रेशन ही जो है आपका भूकंप की तीव्रता बताता है, जो रिक्टर स्केल पे निकल करके आता है, ठीक है। तो वाइब्रेशन आइसोलेशन ऑफ द सिस्टम, तो यहाँ पर आप यदि ध्यान देंगे तो एक तो कि मशीन बोल्टेड टू ए रैपिड रिजिड फाउंडेशन जो हमने आपको बता दिया, दूसरा सपोर्टेड ऑन आइसोलेशन स्प्रिंग रिजिड फाउंडेशन, मशीन अटैच्ड टू एन इनिशियल ब्लॉक। और इनिशियल ब्लॉक जनरली किसका होता है, वुडन ब्लॉक यदि आप यूज करते हैं तो दैट माइट बी फ्रूटफुल। उसके बाद सपोर्टेड ऑन आइसोलेशन स्प्रिंग नॉन रिजिड फाउंडेशन सच एज फ्लोर और मशीन ऑन आइसोलेशन स्प्रिंग सिस्मिक मास। सेकेंड लेवल ऑफ आइसोलेटर स्प्रिंग। सेकेंड लेवल ऑफ आइसोलेशन स्प्रिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर एक सिंगल स्प्रिंग आपको दिख रहा है, हम डबल स्प्रिंग एक के ऊपर दूसरा स्प्रिंग तीसरा स्प्रिंग लगा सकते हैं, 3-4 तक स्प्रिंग हम लोग जनरली लगाते हैं। और कई बार ट्रेनों में देखने मिलता है, ट्रेन का आप जो है एक्सल देखिए जहाँ पर पूरी लोड जो है काम करती है, ठीक है, जिस एक्सल पर वो वहां पर आपको डबल ट्रिपल आइसोलेटेड स्प्रिंग देखने मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो है अभी जो हम लोग देख रहे थे, तो मोशन दो कैटेगरी का हो सकता है, एक जो है वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। अब इन तीनों चारों में, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्या है। अब कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, तो कॉन्सेप्ट तो सिर्फ इतना सही है ना कि ये इक्वेशन हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना, ये इक्वेशन निकाल चुके हैं। और ये इक्वेशन जब निकाल चुके हैं, कब, यदि हम डैम्पिंग को इग्नोर कर दें, ये आपका जो है रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर आपको W की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो है W की फ्रीक्वेंसी, W तो आपको निकालनी है, और WN मतलब कि नेचुरल, तो नेचुरल का आपको मालूम है स्क्वायर रूट K/L,
एम, ठीक ना। तो ये डब्ल्यू एन हम लोग काफी निकाल चुके हैं। एक्चुअली डब्ल्यू एन तो आपका इस छोटे से इक्वेशन से ही निकल करके आ जाएगा। अब इसकी बात आ रही है, इसकी ये आपको निकालना है। तो ये किसके लिए है, एफ नॉट अपन के, एफ नॉट अपन के क्या है, इनिशियल एम्पलीट्यूड, ठीक है। एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या लिखे थे, एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। दिखा देते हैं आपको, आपको कहीं कल लिख कर दिखाए थे। ये यहाँ पर एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यही एफ नॉट वहां पर हम लिखे हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपका निकल गया। और ये एक्स ऑफ टी, ठीक है। व्हेन, कब ये निकाल रहे हैं, जब आप डैम्पिंग को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड सिस्टम इज हैविंग वर्टिकल मोशन ओनली। यही कॉन्सेप्ट आप हॉरिजॉन्टल मोशन में भी निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में भी सेम यही होगा, सिर्फ अंतर ये हो जाता है कि वर्टिकल में आपको यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी लगता है और हॉरिजॉन्टल में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं लगता है, ठीक है ना। बस इतना सा ही अंतर है, ठीक है बेटा। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में निकलेगा, हर्टेज में निकलेगा, और यहाँ पर किस में निकलेगा, रेडियन पर सेकंड में। लेकिन यहाँ पर रिवॉल्यूशन पर मिनट में निकालना हो तो दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 60। रिवॉल्यूशन पर मिनट है, पर मिनट मतलब एक मिनट में कितना सेकंड हो गया, 60 सेकंड। इस 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आरपीएम में निकल करके आ जाता है, ठीक है। अब बताइए, यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, किसी को डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया, आप सब विद्वान हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब द फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फ्लोर, ठीक है ना। अब फोर्स जो है एक्चुअली ट्रांसमिट होगा तो होगा कहाँ पर, कहाँ पे होना है फोर्स को ट्रांसमिट, ग्राउंड पे, ठीक है ना, या फ्लोर पे। तो वह जो है फोर्स कितना ट्रांसमिट होगा, जितना स्प्रिंग जो है एब्जॉर्ब करेगा, ठीक ना। क्योंकि स्प्रिंग एक्शन का रिएक्शन, आप न्यूटन थर्ड लॉ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब एक्शन का रिएक्शन, क्रिया का प्रतिक्रिया। तो यही ये प्रतिक्रिया देता है, जितना स्प्रिंग फोर्स जो है एब्जॉर्ब करेगा उतना ही जो है ये जो है जो है जैसे आपको कोई बोलता है, एक हमारे मित्र थे ना, तो उनको, उनका नाम था चौबे जी। तो लोग बोलते थे कि चौबे जी कैसे हैं, ठीक है ना। तो बोलते हैं हाँ जी बढ़िया है। कोई बोलता था चौबे जी, वो बोलते थे हाँ जी। अब कोई बोलता था अबे चौबे, वो बोलते थे कौन है बे। तो कॉन्सेप्ट समझ गए, तो जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, ठीक है ना। तो जितना स्प्रिंग जो है यहाँ एब्जॉर्ब करेगा उतना ही यहाँ पर वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को हम लोग बोलते हैं रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड फोर्स। इतना आपका फोर्स जनरेट हुआ, इतना आपने लगाया और इतना ट्रांसमिट हो गया। तो जो ट्रांसमिट हो गया बहुत अच्छा, जो नहीं ट्रांसमिट हो पाएगा, मान लीजिए कि आपने 10 न्यूटन ट्रांसमिट किया, 10 का 10 यदि ट्रांसमिट हो गया तब तो वाइब्रेशन जीरो हो जाएगा, कोई वाइब्रेशन होगा ही नहीं। वाइब्रेशन होता कब है, ड्यू टू अनबैलेंसिंग फोर्स, ड्यू टू अनबैलेंस। जब अनबैलेंसिंग होगी तब जो है आपका क्या होगा, तब जो है ये सारी राम कहानी जो है शुरू होती है कि हमने जो फोर्स मशीन में जनरेट हुआ दैट कुड नॉट बी ट्रांसमिटेड टू दी
ग्राउंड henceforth there is वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन तभी होता है, ध्यान रखिएगा, जब ट्रांसमिसिबिलिटी की रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी। यदि लेसर देन 1 है, 0 है, ठीक है, तब वाइब्रेशन कहेगा, देयर विल बी नो वाइब्रेशन। henceforth जब आपकी वाइब्रेशन में क्या बोलते हैं, दो कंडीशन हो सकता है। कंडीशन किसका होगा, या तो आपके पास जो है डैम्पर होगा या नहीं होगा, है ना। डैम्पर नहीं होगा तब ये इक्वेशन है। डैम्पिंग यदि होगा, डैम्पिंग यदि होगा तो डैम्पर मान लीजिए है, ये डैम्पर का सिंबल हमने बनाने की कोशिश किया है, ठीक ना। अब ये डैम्पर है आपका, ठीक ना, और डैम्पर यदि है तब ये इक्वेशन होगा, ठीक ना। और यहाँ पे बोलिएगा सर एप्सिलॉन क्या है, ठीक ना। एप्सिलॉन बिल्कुल याद रखिए बेटा, क्या है एप्सिलॉन, आपको बताए थे क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो। यहाँ पे C अपन क्या है 2mWn, ठीक है। C क्या है डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक ना, या कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग, जो भी बोल लीजिए, ठीक ना। जैसे आपको जो है अपना नाम बोलना है, ठीक ना, रजत जायसवाल, तो कई जगह पर आप जाएंगे तो जायसवाल रजत लोग बोलेंगे, कोई जगह रजत जायसवाल बोलेंगे। तो उल्टा सीधा जैसे भी आपको बोलना हो तो सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग या डैम्पिंग कोफिशिएंट, जैसे भी आप बोल लो, दैट ऑल डिपेंड्स। उसके बाद ये 2 तो कांस्टेंट हो गया। m क्या है बेटा मास, mass attached with the mechanical system, and Wn is the natural frequency, Wn is the natural frequency। तो ये m भी हो गया आपका क्लियर, Wn भी हो गया और c भी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें यदि किसी को नहीं समझ में आया हो तो समझ लीजिए, आप पूछ लीजिए हमसे, क्योंकि ये ट्रांसमिसिबिलिटी के ऊपर एक न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है ना। फोर्स जो है ट्रांसमिटेड के ऊपर एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आता ही आता है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा, ठीक ना। तो क्योंकि ये कुंभ का मेला तो है नहीं कि 12 साल के बाद जो है कोई चीज आएगा, ये हर 6 महीने पे एग्जाम होना है। इस साल नहीं पूछा है तो अगले साल 100% पूछेगा, ठीक ना। और ये जनरली हर साल पूछता है। तो किसी को यदि डाउट है तो कृपा करके पूछ लीजिए, बहुत बड़ी कृपा होगी, ठीक ना। किसी को डाउट है बेटा यहाँ तक, यहाँ पर फोर्स ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ध्यान रखिएगा, ठीक ना, इससे जो है पूछा जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, चलिए थैंक यू, ठीक ना, क्योंकि आपको कोई डाउट नहीं है ये बड़ी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बेटा, बिल्कुल सर आगे बढ़िए, हम लोग तो समझते ही जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए अब ये फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी में अब जो है ये याद रखिएगा कि द इंक्लूजन ऑफ डैम्पिंग हैज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट इन द विसिनिटी ऑफ रेजोनेंस, ठीक ना। जैसे ही आप डैम्पर लगाते हैं तो चांसेस ऑफ रेजोनेंस डिक्रीजेज बिकॉज द वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड आल्सो डिक्रीजेज, वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड आल्सो डिक्रीजेज, ठीक ना। और ये जो है फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज एम्पलीट्यूड एट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा जो है एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा जब फ्रीक्वेंसी आपका 1.4 टाइम्स ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, ध्यान दीजिए। तो जो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक ना, उसका 1.5 गुना लगभग मान करके चलिए, उससे ज्यादा जब जाएगा तो फिर दिक्कत आएगा, ठीक ना। तो बेसिकली जो है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्या दिया है, curious effect of damping is that it results in increased amplitude at frequency this, है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप पार्ट याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा बेटा आपको, ठीक है, ये पार्ट याद रखना है, ठीक है।
और कोई पूछ सकता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि आइसोलेटर जो आप लगा रहे हैं, आइसोलेटर जो भी आप लगाएंगे, हाउ विल यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द आइसोलेटर, कैसे आप बात करेंगे कि ये वाला आइसोलेटर बढ़िया है, ये वाला आइसोलेटर खराब है। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है आइसोलेटर के इफेक्टिवनेस को इन डेसिबल, डेसिबल में आइसोलेटर की इफेक्टिवनेस जो है इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब फोर्स ट्रांसमिटेड, फोर्स एंड मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी, जिसकी अभी हम इक्वेशन निकाले थे, ये सब पूरा ठीक है ना। अब इसमें जब डैम्पर लगाएंगे, ठीक है ना, और हार्मोनिक मोशन, या तो साइन वेव या कोसाइन वेव, जो भी आपको कंसीडर करना है कर लीजिए। और इसको कंसीडर करने के बाद जो है यहाँ पर निकाले हैं हम। देखिए ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स, और ये हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि डैम्पिंग कोफिशिएंट एंड स्प्रिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स बोथ आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पे होता है। ठीक है ना, 90 डिग्री की दूरी पे कैसे होता है, इस तरह से एकदम पूरा बिल्कुल ऐसे रहेगा। यह हम बता चुके हैं कि cos ओमेगा टी और cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो उससे हम यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये रेशियो, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो, ठीक है ना, दैट यू कैन फाइंड हियर, रेशियो ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड, और ये ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो यहाँ पर आपने निकाल दिया। ठीक है ना, तो ये जो है आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, रहेगा याद। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा नहीं पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो है सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट, सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट जिससे कि आप भूकंप की तीव्रता निकालते हैं रिक्टर स्केल पे, ठीक है ना, रिक्टर स्केल पे तीव्रता निकालते हैं ना, तो कैसे निकालते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट। ये सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट जो है हेल्प करता है टू फाइंड आउट द वाइब्रेशन ऑफ एनी मशीन, ठीक है ना, एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये पूरा सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये तो पूरा का पूरा वो है, डब्बे में बंद रहता है जो मार्केट से आप खरीदते हैं। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए, यही है जो है आपका सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट, देख रहे हैं, ठीक है ना, और ये आपके प्रैक्टिकल लैब में है। बाय द वे जब कॉलेज खुलता है, ठीक है ना, ये अपने लैब में है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब जब कॉलेज खुल जाए, और दुआ कीजिए कि जल्दी से कॉलेज खुल जाए, ये लॉकडाउन और कोरोना कोरोना खत्म हो, क्योंकि ये कोरोना जो है अब ये पर्सनल और मेडिसिनल कम और पॉलिटिकल ज़्यादा हो गया है। ठीक ना, तो बट जो है कोरोना खत्म तो होने वाला नहीं है, बस इससे बचाव जरूरी है। और जितना सुरक्षित रहते हुए अपने जो कार्य है, जो अपने अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसको पूरा करें। तो अपने को पढ़ाई लिखाई जॉब सब चीज करना है विद दी हेल्प ऑफ इवन कोरोना। कोरोना अब जाएगा नहीं, कोरोना खत्म नहीं होने वाला है। वो तो जैसे अब किसी जमाने में मलेरिया का वायरस आया होगा, तो मलेरिया थोड़े खत्म हो गया, बट मलेरिया की वैक्सीन और दवाइयाँ आ गई। उसी तरह से इसकी भी आ जाएगी बहुत जल्दी, बट तब तक सुरक्षित रहते हुए। और यदि कॉलेज खुलता है तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट अपने पास हैं, और किस तरह से हम लोग जो है वाइब्रेशन मेजर करते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, है ना। तो देखिए यहाँ पर सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर लो फ्रीक्वेंसी ग्राउंड मोशन काउज्ड बाय अर्थक्वेक्स। They detect the seismic waves created by subsurface ruptures and convert ground motion into electronic signal, which are suitable for the transmission. ठीक है ना, वो कहीं भी आप सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं, लेकिन आज की डेट में आपके मोबाइल पे पता चल जाएगा कि कौन सी मशीन कितनी वाइब्रेट हो रही है, बिकॉज देयर इज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और इलेक्ट्रिसिटी तो कहीं से कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, और वो भी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है।
इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी विदाउट एनी मीडियम कैन बी रिपोर्टेड। जैसे आप किसी से बात करते हैं, किसी जमाने में वायर्ड टेलीफोन हुआ करते थे, ठीक ना, लेकिन आज हर हाथ में मोबाइल है, ठीक ना। इसी तरह से सिस्मोमीटर उसको बोलते हैं। तो सिस्मोमीटर्स आर स्प्रिंग माउंटेड सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट्स विच रिसेंबल ए पेंडुलम, ठीक है। ये पेंडुलम वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब ये एक मॉडल है और उसकी फ्रीक्वेंसी निकाले हैं हम लोग यहाँ पर। तो इक्वेशन देख लीजिए। नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं, स्क्वायर रूट k/m। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर रेडियन पर सेकेंड है और यहाँ हर्ट्ज है, तो W/2π लिख दिए। नेचुरल टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फिर अब क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको समझिएगा कि जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट है और जो मशीन है, तो मशीन एंड इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ वाइब्रेटिंग। यदि कोई मशीन वाइब्रेट कर रहा है और उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट आप रखेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट भी तो वाइब्रेट करेगा ना, लेकिन दोनों की डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगी, समझिएगा, वेलोसिटी अलग होगी। और एक्सेलरेट कौन, इंस्ट्रूमेंट नहीं करेगा, एक्सेलरेट कौन करेगा, मशीन करेगा, ठीक ना। तो उस मशीन के हेल्प से ही आपको मशीन की वाइब्रेशन निकालनी है, ठीक ना, विद द हेल्प ऑफ सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये z इक्वल टू क्या है, x माइनस वाई है। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया है, एंड y इज द मशीन वाइब्रेशन, ठीक ना। मशीन कितना ऑस्किलेट करता है या वाइब्रेट करता है, कितना एम्पलीट्यूड है, और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो देन देयर विल बी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जो है यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए कि अब इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सिस्मिक मास निकालेंगे, तो एम एक्स डबल डॉट माइनस वाई डबल डॉट होना चाहिए। ये गलती से जो है माइनस वाई डबल डॉट छूट गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ये क्या होगा, एक्स डबल डॉट माइनस वाई डबल डॉट, ठीक है, एक्स डॉट माइनस वाई डबल डॉट, ठीक है। उसके बाद ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिस्मिक मास, जब z इक्वल टू एक्स माइनस वाई लेंगे, ये निकल करके आपका आ गया, ठीक ना। क्योंकि एक्सेलरेशन किसका होगा, मशीन का होगा, ठीक है। तो वो y को हम इधर ले लिया और इधर भी एक वो कर दिया है, तो एम जेड डबल डॉट आ गया। अब यहाँ एक्साइटेशन जो है हम ये एज्यूम करके चले हैं, क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है बेटा। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को एज्यूम किए हैं, तो y ऑफ t कितना हो जाएगा, y साइन ओमेगा t, ठीक है। अब y साइन ओमेगा t को यहाँ पर रख दिया है, ठीक ना। बेस के एक्साइटेशन को, मशीन के एक्साइटेशन को क्या मान लिए हैं, y, ठीक है। यहाँ पर एम जेड डबल डॉट सी जेड डॉट प्लस के जेड एम ओमेगा स्क्वायर वाई साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या था, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स और उसका ये इक्वेशन। तो जो न्यूमेरिकल आएगा, जब भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल जो है आएगा, तो वहां पर आपको इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट, velocity and acceleration, all three are mutually perpendicular to each other. That means they are at 90 degree out of phase, and displacement and acceleration is 180 degree out of phase। out of phase कितना है, देखिए, क्योंकि जेड टी इधर है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जेड टी इधर है, ठीक ना, और इधर ही जो है एक्स टी भी रहता है, एक्स टी भी इधर ही है और जेड टी भी इधर ही है, ठीक ना। तो यदि दोनों ही इधर है, ठीक ना, ध्यान दीजिए, दोनों इधर है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों इधर है, इसका मतलब ये है कि 180 डिग्री इन फेज है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, 180 डिग्री इन फेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरह से अब ये एक्स टी इधर है और जेड टी इधर है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट है मतलब 180 डिग्री आउट ऑफ दी
फेज हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये जो है आप जेड डॉट टी देख रहे हैं, ये वाला जेड डॉट टी, तो ये क्या हो गया, एक्स ऑफ टी से कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, तो ये हमेशा आउट ऑफ फेज रहेगा, ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। यदि आप रेफरेंस एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम लोग लेते हैं, तो ये अभी यदि जेड डॉट टी, इसको समझिएगा थोड़ा सा, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये यहाँ पर है, ठीक है ना, ये यहाँ पर गोला है, ये है और ये है। यदि आप एंगल इधर से लेते हैं, ये 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गया। यदि एंगल इधर से ही मेजर कर रहे हैं और जब जेड टी इधर है, तो ये 1 to 70 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएगा। लेकिन यही यदि आप इधर से ले लेते हैं क्लॉकवाइज, तो ये 90 डिग्री इन फेज हो जाएगा। तो ये इन फेज और आउट फेज का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ आपका, ठीक ना, तो आपका इन फेज या आउट फेज लगेगा। तो न्यूमेरिकल में यदि लिखा रहता है आउट फेज या इन फेज, तो समझ जाइएगा कि आउट फेज है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहा है, और इन फेज है तो क्लॉकवाइज में। हालांकि जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में आपको फिगर दिया हुआ होता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा। अब कल समय मिलता है तो अपन जो है व्हीलिंग मोशन पढ़ेंगे, क्रिटिकल स्पीड पढ़ेंगे, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करके तीसरी करेंगे अपना जो है उसको, इसको थर्ड यूनिट को, ठीक है। तो आज जो पढ़े उसमें थोड़ा सा देख लीजिए कि ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। वाइब्रेशन हो गया, ठीक है ना, और जो है एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसको पूरा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी निकाल दिए थे, ठीक ना। ये सारी राम कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रांजिएंट कंडीशंस और जो है न्यूट्रल कंडीशंस लेकर के निकाले थे, फोर्स रिस्पॉन्स निकाले थे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक ना। और ये सारी चीजें निकालने के बाद जो है हम लोग आज जो पढ़े उसमें एक्साइटेशन ड्यू टू रोटेटिंग मास पढ़े, ठीक ना। और इसके बारे में ही पूरा डिटेल हम लोग पढ़े, आइसोलेटर्स पढ़े, ठीक ना, आइसोलेशन के हेल्प से कैसे हम वाइब्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा, ठीक ना। और ये वर्टिकल मोशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दो कंडीशन में निकाले हैं। पहला कंडीशन विद द डैम्पर एंड विदाउट द डैम्पर। ये विदाउट डैम्पर ये इक्वेशन निकला है आपका, और विद डैम्पर ये इक्वेशन निकला है आपका। और विद डैम्पर जब रहेगा तो ये डैम्पिंग कोफिशिएंट आ जाएगा, इसमें डैम्पिंग रेशियो आ जाएगा, और ये फोर्स ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी एंड ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि इसमें फ्रीक्वेंसी जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से 1.4 टाइम, की रेशियो 1.4 से जब ज्यादा आ जाएगा तब जो है एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने लगेगा, एंड दैट मे बी अगेन हार्मफुल, ठीक है। उसके बाद ये फोर्स एंड मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी को बताए थे, और मैं आपको एक ये भी चीज बता चाहता हूँ फिर से कि ट्रांसमिसिबिलिटी फाउंडेशन की जो है डेसिबल में निकालते हैं, ठीक है। ये सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट आपको बता दिए, सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट्स का इक्वेशन, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। कल हम लोग पढ़ेंगे व्हीलिंग स्पीड, क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट। आई होप कि आज का ये लेक्चर जो है आप इंजॉय किए होंगे, और जो है फिर हम लोग मिलेंगे कल जो है क्लास में, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो 2 मिनट का समय है, ठीक है ना। 2 मिनट का 10 मिनट का समय है, 1 घंटे का समय है, आप पूछ लीजिए प्लीज, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है बेटा? चलिए, डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और जो है हम लोग कल मिलेंगे, तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।